दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आइए इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे साथ ये एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। लेकिन दोस्तों एग्जांपल देखने से पहले आप कंसिस्टेंसी टर्म का क्या मतलब होता है इसको समझेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी का अगर मतलब आप देखें, अगर मैं अकाउंट्स से हटकर इस टर्म को समझाने के लिए आपको स्पोर्ट्स की तरफ ले चलूं, तो देखिए जैसे किसी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है आपको। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो विराट कोहली, अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस है या नहीं है, ये चीज कैसे पता चलेगी कि अगर प्रीवियस मैच में, पास्ट मैच में उसने जैसी परफॉर्मेंस उसने दिखाई, अगर वो करंट मैच में भी सेम परफॉर्मेंस दिखाता है और आगे आने वाले फ्यूचर मैचेस में भी अगर वो सेम परफॉर्मेंस अपनी दिखाता है, तो उस केस में क्या बोला जाएगा कि विराट इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए किसी भी चीज में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए, हर एक स्टेज पे सेम लेवल की होनी चाहिए, तभी किसी चीज को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से दोस्तों अकाउंट्स के अंदर अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज अपनी कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग पॉलिसी किसी एक साल में फॉलो करती है, तो वही सेम अकाउंटिंग पॉलिसी उसे करंट ईयर में भी फॉलो करनी पड़ेगी और आगे अपने फ्यूचर ईयर में भी फॉलो करनी पड़ेगी, जो पॉलिसी वो प्रीवियस ईयर में फॉलो कर रहा था। तो अगर एक बिजनेस ऐसा करता है, सेम पॉलिसी वो ईयर आफ्टर ईयर हर साल सेम पॉलिसी फॉलो करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा कि वो बिजनेस अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों आप मेरे साथ सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे कंसिस्टेंसी का मतलब समझने के बाद। जैसे दोस्तों मान लो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ये मेरा फर्स्ट ईयर था। इसके बाद दिस इज माय सेकंड ईयर 31 मार्च 2021 तक, और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 था मेरा थर्ड ईयर। तो इन तीनों सालों में क्या हुआ दोस्तों कि जो बिजनेस है वो अपनी डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। वो डेप्रिसिएशन लगाता है एसएलएम मेथड से, और नेक्स्ट ईयर में भी वो डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम रखता है और थर्ड ईयर में भी एसएलएम। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस जो अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रख रहा है वो कैसी है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है। तो दिस इज अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। ठीक है, और दोस्तों आप एग्जांपल नंबर 1 अगर आप मेरे साथ देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने, बिजनेस ने एसएलएम मेथड लगाया हुआ था। उसके बाद सेकंड ईयर में उसने मेथड चेंज करके डब्ल्यूडीवी लगाया, और उससे अगले साल में उसने दोबारा से मेथड चेंज करके एसएलएम लगाया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, बिकॉज बिजनेस इज नॉट फॉलोइंग द सेम पॉलिसी इन ईच ईयर। लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिजनेस ने सेलेक्ट करके उसे अडॉप्ट कर लिया तो फ्यूचर ईयर में वो उसे चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर बिजनेस अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहे नेक्स्ट ईयर में, तो वो उसे चेंज कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो चेंज किसी लॉ के अकॉर्डिंग या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जाना हो। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। जैसे कि मान लो दोस्तों फर्स्ट ईयर में एसएलएम मेथड अप्लाई हो रहा था और सेकंड ईयर में भी एसएलएम, लेकिन थर्ड ईयर में एसएलएम मेथड चेंज करके बिजनेस ने डब्ल्यूडीवी मेथड को अडॉप्ट किया। लेकिन ये जो डब्ल्यूडीवी अडॉप्ट बिजनेस कर रहा है, ये यहाँ पर चेंज करने का मकसद क्या था, क्योंकि ये चेंज करने के लिए कौन कह रहा था बिजनेस इसको, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट टू चेंज। इस वजह से बिजनेस ने डब्ल्यूडीवी मेथड को अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंसिस्टेंसी अप्रोच के बारे में सीखा। देखिए इससे होता क्या है, अगर बिजनेसेस हर साल ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है, तो इससे जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कंपेरेबल बन जाते हैं। कंपेरेबल इन द सेंस कैसे कि अगर पिछले साल डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाया है, इस साल भी एसएलएम और अगले साल भी एसएलएम, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन, पिछले साल के डेप्रिसिएशन को इस साल के डेप्रिसिएशन से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज सेम पॉलिसी अडॉप्ट की गई है दोनों ईयर में। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि एसएलएम पिछले साल और इस साल डब्ल्यूडीवी, तो वी कैनॉट कंपेयर बोथ दीज डेप्रिसिएशन ऑफ
these 2 years because they are different accounting policies। तो कंसिस्टेंसी अप्रोच से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनती है, कंपेरेबल। तो एक साल के डाटा को हम पिछले साल के डाटा से कंपेयर कर पाते हैं, जिससे कि बिजनेस की मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद मिलती है करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो आइए दोस्तों सभी मेरे साथ इसको रीड करेंगे एक बार कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आइए पॉइंट नंबर ए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज वंस सेलेक्टेड एंड adopted should be applied consistently year after year। तो दोस्तों वही बात ये कर रहा है कि ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस होती है वो अगर एक बार सिलेक्ट करके अडॉप्ट कर ली बिजनेस ने, तो उसे वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करेगा, उसे अप्लाई करेगा। बट पॉइंट बी क्या बोलता है, बट इट डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने पर्टिकुलर प्रैक्टिस आपने सिलेक्ट करके अडॉप्ट कर ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये बात हमने देखी थी एग्जांपल में। एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों, इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन जाती है एंड एंश्योर्स अ मीनिंगफुल स्टडी, और इससे एक मीनिंगफुल स्टडी एंश्योर हो जाती है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो कंपेरेबल होने से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स मींस कि प्रीवियस ईयर के डाटा से हम करंट ईयर के डाटा को क्या कर सकते हैं, उसकी हम मीनिंगफुल स्टडी करके कंपेयर कर सकते हैं कि करंट ईयर की परफॉर्मेंस हमारी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में कितना हमने बेटर परफॉर्म किया है या फिर हमने बेटर परफॉर्म नहीं किया है। तो इसका रेलेवेंस क्या होता है दोस्तों कि मैनेजमेंट, इससे डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है मैनेजमेंट को कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूटिलाइज करके। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आप सभी इसको नोट डाउन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।